गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम पिछले क्लास से आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। आपने इसके पहले क्या क्या पढ़ा है अभी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका की खोज कैसे हुई, उसे सेल क्यों कहते हैं। ठीक है ना। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, सभी कुछ आप एक बार अपने माइंड में लाते रहिए। तो कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक कोशिकी, बहुकोशिकी। उसके बाद हमने जाना कि कोशिका की जो प्लाज्मा जीव घटक कितने होते हैं। तो कोशिका के कितने घटक होते हैं, मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कौन कौन से थे? सबसे पहले था प्लाज्मा झिल्ली जो बाहरी आवरण था, और प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बना हुआ था, आई होप आपको याद होगा। तो पहला प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा घटक हमने पढ़ा केंद्रक के बारे में। फिर केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। ये क्रोमेटिन तंतु कब क्रोमोजोम कहलाते हैं, इसके बारे में हमने जाना। क्रोमोजोम बनते कब हैं, ये हमने जाना। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब हमको जो पढ़ना है मुख्य रूप से तीसरे घटक के बारे में पढ़ना है। और हम जानते हैं कोशिका का तीसरा घटक क्या है, कोशिका द्रव्य। क्या है, कोशिका द्रव्य। तो आज हमको किसके बारे में पढ़ना है, कोशिका द्रव्य के बारे में। तो देखिए यहाँ कोशिका द्रव्य, सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका द्रव्य है क्या। पहले भी मैंने आप लोग को बताया है, आज एक बार फिर से हम जानते हैं इसको कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, देखिए यहाँ बुक में आपका बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ। और कहाँ पे, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। इस तरल पदार्थ में, वही तो कोशिका द्रव्य, इस तरल पदार्थ में बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। ठीक है। कोशिका के अन्य घटक का मतलब अन्य भाग मान सकते हैं, या अन्य चीज़ें जो कोशिका में पाई जाती हैं। तो कोशिका के बहुत से घटक होते हैं इस कहाँ पे, तो कोशिका द्रव्य के अंदर। इसी जो बहुत सारे घटक होते हैं ये कोशिका के घटक कहलाते हैं, और या हम कह सकते हैं कोशिकांग है। और प्रत्येक कोशिका के घटक का अपना कुछ विशिष्ट कार्य होता है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि हर घटक का विशिष्ट कार्य है। तो पहला कोशिका का घटक हम जानते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है अंतर्द्रव्यी जालिका, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। अंतर्द्रव्यी जालिका जिस इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ENDOPLASMIC, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RETICULUM, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए या अंतर्द्रव्यी जालिका, तो अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वो झिल्ली युक्त नलिकाओं का, नलिकाएं इसमें पाई जाती हैं। और नलिकाएं कैसी होती हैं, झिल्ली युक्त। झिल्ली युक्त का मतलब आवरण युक्त, इनके बाहर आवरण होता है। तो झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। शीट और झिल्ली युक्त नलिकाएं, ये 2 चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। 2 जैसे स्ट्रक्चर इनका 2 तरह से दिखाई देगा, या तो लंबी नलिका के रूप में दिखाई देगी कोशिका के अंदर, या फिर गोल गोल थैलियों के रूप में, गोल या आयताकार थैलियाँ, इनको पुटिकाएं कहते हैं। जो थैली होती है, कभी भी बायोलॉजी में जब बात थैली की आएगी तो उनको पुटिका या कैप्सूल कहा जाएगा। इंग्लिश में कैप्सूल, हिंदी में पुटिका। अब अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के ही संरूप होती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली की संरचना होती है जिससे मिलकर बना होता है वो, ठीक वैसी ही संरचना होती है अंतर्द्रव्यी जालिका की। अब हम जानते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका होती कितने प्रकार की है। तो मुख्य रूप से अंतर्द्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात यह है कि आखिर कब हम इसे खुरदरी कहेंगे और कब चिकनी कहेंगे। तो जो अंतर्द्रव्यी जालिका है इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। आगे पढ़ेंगे हम राइबोसोम का काम भी। तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कण के रूप में होते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में। ये राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जब हम जानते हैं कि
जीवों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? वृद्धि के लिए, अन्य सभी कार्यों के लिए, कोशिकाओं के टूट-फूट के मरम्मत के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए प्रोटीन का आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह करता है राइबोसोम। संश्लेषण करना यानी निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है और ये राइबोसोम किस पे पाया जाता है? तो ये खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका पर पाया जाता है। जाहिर सी बात है, जिस नलिका के ऊपर छोटे-छोटे कण पाए जाएंगे वो कैसे दिखेगी? वो खुरदरी दिखेगी। तो कणों के लगे होने के कारण वह अंतर्द्रव्य जालिका कैसे दिखती है? खुरदरी। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। और जिस अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर ये राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं उसे हम क्या कह देंगे? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम पे आते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। RER मतलब खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो जो RER है वो तैयार प्रोटीन तैयार, इसी पे RER पे ही क्यों है? क्योंकि RER पर ही प्रोटीन ये राइबोसोम पाए जा रहे हैं। तो राइबोसोम जो प्रोटीन को तैयार करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा यानी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में भेजने का काम करता है। तो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बनाता कौन है? राइबोसोम। क्लियर है? आगे है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह वसा अथवा लिपिड, किसको? वसा अथवा लिपिड को, वसा और लिपिड एक ही है, इंग्लिश में उसे लिपिड हम कह सकते हैं। तो वसा अथवा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। RER किसको बना रही थी? प्रोटीन को। और SER किसको बनाती है? वसा या लिपिड के अणु बनाती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वसा और लिपिड भी तो जरूरी है हमारी कोशिका के लिए, तो कोशिकीय क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। हम जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है। पहले ही बताया गया था आपको, वसा तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये जो प्रोटीन कौन बना रहा है? RER। और वसा कौन बना रहा है? SER। और ये दोनों मिलके जो वसा और प्रोटीन बना रहे हैं, इससे हम कोशिका झिल्ली का भी निर्माण होता है। मान लीजिए कोशिका झिल्ली कहीं से टूट गई है, कहीं से क्षतिग्रस्त हो गई है, तो पुनः उस कोशिका झिल्ली को बनाने का काम ये RER और SER मिलकर करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, यानी झिल्ली का दोबारा से जनन होना, दोबारा से उत्पन्न होना। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? झिल्ली जीवात जनन। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? तो RER तथा SER प्रोटीन तथा वसा का निर्माण करती हैं और इस प्रोटीन तथा वसा से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। प्रोटीन और वसा जो है तो वो किसकी तरह कार्य करते हैं? एंजाइम की तरह और हार्मोन की तरह। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, अलग अलग कोशिका में अलग अलग तरह से दिखाई देगी, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का ही निर्माण करती है, हमेशा जाल जैसा ही बनता है। देखिए चित्र में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंतर्द्रव्यी जालिका। देखिए एक तरफ लिखा है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, यहाँ Y आकार में बना हुआ है, और दूसरी तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर देखिए लगा हुआ है बूंद बूंद के रूप में आपको कुछ डॉट डॉट कणों के जैसा दिखाई दे रहा है, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम लगे हुए हैं। मैं अलग से एक डायग्राम भेज दूंगी आपको अंतर्द्रव्यी जालिका का। फिलहाल यहाँ पे इस चित्र में आप देख लीजिए। अब हम जब कार्य के बारे में देखते हैं तो एक हेडिंग आपकी बनती है अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य। तो दिया है इस प्रकार ER का कार्य यानी अंतर्द्रव्यी जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के मध्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों अथवा केंद्रक के मध्य पदार्थों का परिवहन के लिए नलिका का निर्माण करना है। नलिका के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है केंद्रक में निर्मित हुआ, तो केंद्रक से वह कोशिका द्रव्य में कैसे जाएगा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अगर किसी पदार्थ का निर्माण कोशिका द्रव्य में हुआ, कोशिका द्रव्य से केंद्रक में कैसे जाएगा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। यानी कि पदार्थों के आने जाने के लिए रास्ता देता है, तो नलिका के रूप में कार्य करता है। ER दूसरा काम इसका क्या है? कोशिका को कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करता है। जैसे जो भी जैव रासायनिक क्रिया यानी जो भी अभिक्रियाएं अंदर होनी है, चाहे वो जैविक है चाहे रासायनिक क्रियाएं हैं, इनके लिए यह ढांचे का कार्य भी करता है। अब
आगे जब हम पढ़ेंगे कशेरुकी के बारे में, कॉर्डेट्स के बारे में, तो उन कॉर्डेट्स के यकृत की कोशिकाओं में SCR जो है, किस कोशिकाओं में? यकृत, यकृत का मतलब लीवर। तो कॉर्डेट्स के लीवर की कोशिकाओं में SCR विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई दवा है या कोई विष है, कोई भी हानिकारक पदार्थ है, तो उसका निराविषीकरण करना यानी उसके जो विष के प्रभाव को है ख़त्म करने में SCR मुख्य भूमिका भी निभाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। जो लीवर की कोशिकाओं में SCR पाया जाता है। तो ये था आपका अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे है गाल्जी उपकरण। तो गाल्जी उपकरण को देखिए, कैमिलो गाल्गी, ठीक है, कैमिलो गाल्गी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्गी ने। कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। पुटिकाएं मतलब पहले ही मैंने आपको बताया था, पुटिकाओं का मतलब क्या होता है? कैप्सूल, थैले। तो ये थैले कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त, और आकार क्या होता है? चपटा। तो चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती है। समझ लीजिए आप, जैसे पाइप जैसी पतली पतली संरचनाएं हैं और ये संरचनाएं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक समानांतर रूप से लगी हुई हैं, उन्हें ही कहते हैं गाल्जी उपकरण। कोशिका में आप देखेंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये समानांतर रूप से सजी होती है जिन्हें कुंडिका कहते हैं। जो चपटी कैप्सूल जैसी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? कुंडिका। ठीक है, और इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है। जो कुंडिका है, कुंडिका का संपर्क किससे होता है? तो यह इन कुंडिकाओं का संपर्क या इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है, और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। देखिए यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा गाल्जी उपकरण, जगह जगह देखिए लगा हुआ है, यहाँ है गाल्जी उपकरण। अब इसका मुख्य काम क्या है? तो देखिए, ER में संश्लेषित पदार्थ, ER में संश्लेषित पदार्थ क्या क्या हो रहे थे? प्रोटीन RER द्वारा और वसा SCR द्वारा। तो प्रोटीन और वसा जो बन रहे हैं ER में, ये पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। समझिए एक तरह से, क्योंकि ये झिल्ली जैसी संरचना होती है ना, थैले जैसी, तो इस थैले में क्या होगा? पैकिंग का काम होगा। तो ER द्वारा बना हुआ प्रोटीन और वसा इस गाल्जी उपकरण में क्या होता है? पैक होता है, और पैक करने के बाद इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, यानी स्थानांतरण का कार्य करता है गाल्जी उपकरण। ये करता क्या है? ER द्वारा बने हुए पदार्थों को पैक करता है, और पैक करने के बाद से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाता है, चाहे वो कोशिका के बाहर पहुंचाना हो या कोशिका के अंदर पहुंचाना हो। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। यानी क्या क्या काम होता है? संचयन, इकट्ठा करना, रूपांतरण, परिवर्तित करना, या फिर बंद करना। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए ग्लूकोज का निर्माण है, तो उस ग्लूकोज से जटिल ग्लूकोज या शक्कर का निर्माण, ये काम भी गाल्जी उपकरण करता है। ये सामान्यतः नहीं करता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में करता है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। एक अन्य कोशिकांग है लाइसोसोम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। तो लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गाल्जी उपकरण करता है। तो अभी हमने आज कितना पढ़ा? 2 टॉपिक्स हमने पढ़े, अंतर्द्रव्यी जालिका और गाल्जी उपकरण। अभी आप इसको देखिए और इनका नोट्स बनाइए। नोट्स में आपका रहेगा सबसे पहले कि ये है क्या, खोज किसने की, क्या कार्य करते हैं। ठीक है, मैं आपको नोट्स में से प्रोवाइड कराऊंगी, भेज दूंगी। फिलहाल आप इससे समझने का प्रयास करिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राजधानियाँ। ठीक है, फिर कोशिका विभाजन, छोटा सा रहेगा टॉपिक फिर। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।